मगध के महल से निकले आम्भी को अपने गुमनाम शुभचिंतक से मिलना था। वो कई बार मगध के महल में शक के दायरे में आ चुका था, लेकिन इस समय उसे बस इस व्यक्ति की पहचान जानने की जिज्ञासा थी। घोर आश्चर्य में डूबा हुआ राजा आम्भी इस समय जो देख रहा था उस पर विश्वास करना उसके लिए बहुत कठिन था। वो बहुत कठिनाई के साथ बोला, अमात्य राक्षस तुम? उसके सामने खड़ा वो अज्ञात व्यक्ति सचमुच अमात्य राक्षस ही था, जिसके होठों पर इस समय एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। और उसी कुटिलता के साथ उसने कहा, ऐसे अचरज से क्या देख रहे हो राजा आम्भी? ये मैं ही हूं, अमात्य राक्षस, तुम्हारा पुराना शुभचिंतक। किंतु आम्भी का आश्चर्य कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। उसने पूछा, लेकिन अमात्य, मैंने तो सुना था कि तुम एक समुद्री लुटेरे के हाथों मारे गए हो। अमात्य ने हंसते हुए कहा, आम्भी, मुझे भी उस दिन यही लगा था कि यह मेरे जीवन का अंतिम दिन है, किंतु शायद मेरा भाग्य बहुत प्रबल है, या ये कह लो कि जब तक मैं उस अधम दासी पुत्र और उस धूर्त चाणक्य से अपना प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं मर नहीं सकता। आम्भी ने अब अपने इर्द गिर्द खड़े व्यक्तियों पर दृष्टि डालते हुए कहा, तो ये लोग वही समुद्री लुटेरे हैं जिन्होंने पहले मगध के संसाधनों को लूटा, फिर उस निर्जन पर पहुंचकर चंद्रगुप्त या शायद हेलेना को मार डालना चाहा, और अश्वपुर बंदरगाह से निकट इन्हीं के युद्धपूत को देखा गया था। फिर वो एकाएक परिहास करते हुए बोला, वाह अमात्य वाह, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही जीवट वाले व्यक्ति हो। उस चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। न जाने किस किस प्रांत में जाकर तुमने शरण ली, कितने ही राजाओं और अधिपतियों को मूर्ख बनाकर अपना हित साधना चाहा, किंतु जब कहीं भी तुम्हें सफलता नहीं मिली तो तुम अब इन लुटेरों के शरणागत बनकर फिर से अपना नया कुचक्र रचने लगे, क्योंकि इन्हें मूर्ख बनाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान रहा होगा। किंतु क्या तुम्हें नहीं लगता अमात्य, इससे तुम्हारा स्तर बहुत तुच्छ हो गया है? और कहां तो तुम मगध जैसे प्रांत के महामंत्री हुआ करते थे, और कहां आज इन तुच्छ डाकू लुटेरों के स्वामी बने हुए हो। लेकिन अमात्य राक्षस ने आम्भी के इस परिहास का जरा भी बुरा नहीं माना, किंतु वो थोड़े गंभीर स्वर में कहने लगा, नहीं राजा आम्भी, मैंने ना तो इन लुटेरों को मूर्ख बनाया है और ना ही मैं इनके दल का स्वामी हूं। मुझसे भी कहीं बढ़कर है, और वो कोई तुच्छ लुटेरा भर नहीं है। समुद्र पार के ना जाने कितने ही द्वीपों में उसने उत्पात मचा रखा है, कितने ही प्रांत उसके अधीन है। वो किसी सम्राट से कम नहीं है। राजा आम्भी उसके पास दूसरे लुटेरों की तरह कोई छोटा मोटा जहाज नहीं, बल्कि एक विशाल का युद्धपोत है, जिसमें उसके लुटेरों की इतनी बड़ी सेना सवार रहती है कि कोई छोटा मोटा राजा या अधिपति उसका सामना करने का साहस नहीं जुटा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजा आम्भी, कि वो भी मेरी ही तरह चंद्रगुप्त और चाणक्य का परम शत्रु है, और वो भी उन दोनों से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। ये सुनकर आम्भी अब उलझन में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वो समुद्री लुटेरा कौन हो सकता है। तभी अमात्य ने आगे कहा, किंतु इन सब से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए राजा आम्भी। मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए बुलाया है, अतः तुम केवल उसी के बारे में सोचो। राजा आम्भी अब परिहास से उपहास पर उतरा है और एक ठहाका लगाता हुआ बोला, मुझे जरा भी आशा नहीं थी अमात्य कि मेरे पुराने शुभचिंतक के रूप में तुम मुझे यहाँ मिलोगे, और तुम इन मामूली लुटेरों के बल पर मुझे मेरा गांधार लौटाना चाहते हो। ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार तुम्हारे जैसे प्रखर बुद्धि राजनीतिज्ञ को जरा भी शोभा नहीं देता अमात्य। अरे तुम्हें नहीं पता, उस सेल्यूकस ने मगध के विरुद्ध महायुद्ध की घोषणा कर दी है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि जब ग्रीक सेना आक्रमण करेगी तो ना मगध बचेगा, ना सिंध और ना ही गांधार।
तो फिर तुम मुझे भला क्या लौटा सकोगे? लेकिन अमात्य ने आम्भी के कथन पर जरा भी ध्यान दिए बिना दृढ़तापूर्वक कहा, मुझे तो बहुत पहले से ये पता था राजा आम्भी की सेल्यूकस युद्ध के बिना यहां से नहीं जाएगा, किंतु मैं इस महाविनाश को रोक सकता हूं। मैं तुम्हारा गांधार वापस दिला सकता हूं। आम्भी अब एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया, किंतु फिर सहसा ही उसे अपने पुराने दिन याद आ गए और वो क्रोधित होते हुए बोला, नहीं अमात्य राक्षस, तुम बहुत कुटिल हो। अरे तुमने तो मेरे साथ ऐसा छल किया था कि मुझे गांधार छोड़कर भागना पड़ा। सेल्यूकस का विश्वास पात्र बनने के लिए तुमने मुझसे विश्वासघात किया। नहीं अमात्य नहीं, मैं अब तुम्हारी बातों के जाल में नहीं फंसूंगा। यदि मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ तुमसे मेरी भेंट होगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, बल्कि आचार्य चाणक्य को सब कुछ सच सच बता देता। उसके बाद मगध के सैनिक तुम्हारा भरपूर स्वागत करते। आम्भी की बात सुनकर अमात्य अंदर ही अंदर क्रोध से भर गया। तो फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपने आप को शांत किया और संयत स्वर में बोला, पुरानी बातों को भूल जाओ राजा आम्भी। मैं नए सिरे से तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं, इसे स्वीकार कर लो। और रही बात सेल्यूकस का विश्वास पात्र बनने की, तो उसने भी मुझे धोखा दिया है। वो अब हम दोनों का ही शत्रु है। तुम्हारी तरह मैं भी उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूं, और मैं अपने स्वामी धनानंद की शपथ लेकर तथा नदी के इस पवित्र जल को उठाकर तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें हर हाल में तुम्हारा गांधार वापस दिलाऊंगा। इसी के साथ अमात्य राक्षस ने नदी के जल को अपनी अंजूरी में उठाया और शपथ लेते हुए उसे फिर से नदी में समर्पित कर दिया। राजा आम्भी अब सोचने पर विवश हो गया। उसके मस्तिष्क में फिर से कई तरह के प्रश्न उठने लगे। क्या वो अमात्य की इस शपथ पर विश्वास करे अथवा नहीं? मगर फिर कुछ पल विचार करने के बाद और अमात्य के हाव भाव देखने के बाद उसने कहा, ठीक है अमात्य, मैं अंतिम बार तुम पर विश्वास कर रहा हूं, किंतु यदि इस बार भी तुमने मेरे साथ छल करने का प्रयास किया तो प्रफुल्ल को जैसे ही पता जीवित रहूं या ना रहूं, किंतु तुम्हारे प्राण तो मैं अवश्य ही ले लूंगा। इस पर अमात्य मुस्कुराते हुए बोला, मुझे स्वीकार है राजा आम्भी, अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इसी के साथ अमात्य राक्षस राजा आम्भी को अपनी एक योजना समझाने लगा। उधर मगध की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी बेटी हेलेना से भेंट करने के बाद सेल्यूकस जब वापस शिविर में लौटा तो वो मानो क्रोध से पागल हो रहा था। उसने अपने नायक से कहा, यहाँ के जनपद और प्रांतों में हमारी जितनी भी सेना है उसे एकत्र करके सीमा पर तैनात कर दो, और तुम्हारी एक सैनिक टुकड़ी को मेरे साथ भेजो। मैं इसी क्षण गांधार के लिए कूच कर रहा हूं। नायक तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करने ही जा रहा था कि तभी एक ग्रीक दूत ने शिविर में प्रवेश किया। सेल्यूकस का अभिवादन करते हुए उसने कहा, स्वामी एक बुरी खबर है। आसपास के जो छोटे मोटे प्रांत मगध से टूट गए थे उन पर एक बार फिर से चंद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया है। यह सुनकर सेल्यूकस एकाएक चौंक उठा। उसका सेना नायक भी थोड़े अचरज से दूत को देखने लगा। फिर उसने तुरंत पूछा, किंतु ये कब हुआ? क्योंकि वो चंद्रगुप्त तो अभी उस चाणक्य के साथ यहां सीमा पर आया था। दूत ने नायक के बजाय सेल्यूकस को इसका जवाब देते हुए कहा, मुझे सूचना मिली है स्वामी कि चंद्रगुप्त और कुमारी हेलेना 3 दिवस तक मगध से बाहर किसी निर्जन स्थान पर थे। उसी दौरान चंद्रगुप्त ने गिरिजेश्वर के बेटे मणिकेतु के साथ मिलकर पहले उसके प्रांत को मुक्त करवाया और फिर उसकी सेना की सहायता से एक ही दिन में लगभग 10 जनपदों को जीतकर मगध का विस्तार कर लिया है। उसकी शक्ति अब पहले से बढ़ गई है स्वामी। क्रोधाग्नि में जल रहा सेल्यूकस दूत को डांटते हुए चिल्लाया, तुम मेरे सामने उस चंद्रगुप्त और उसके मगध का गुणगान मत करो। अरे वो अधम मेरी प्यारी हेलेना को मुझसे छीन कर ले गया। फिर सहसा वो रुका और अपने आप से ही बोला, खुद मेरी बेटी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया है। उस दासी पुत्र से विवाह करके वो मगध की साम्राज्ञी बन बैठी है, किंतु अब वो खुद अपनी आंखों से मगध को धूल धूसरित होते हुए देखेगी। अब उसने देखा कि दूत के साथ साथ सेना नायक भी उसे
प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा है। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए सेनानायक से कहा, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ गई है। अरे इन छोटे मोटे प्रांत और जनपदों के पास आखिर है ही क्या? यहाँ के राजा और अधिपति सब भ्रष्ट और कायर हैं। उनके 10-10 सैनिक के लिए हमारा एक ग्रीक सैनिक ही बहुत है। वो धूर्त चाणक्य भले ही पूरे राष्ट्र की शक्ति को ही क्यों न संगठित कर ले, किंतु जब यूनान की समूची सेना एक साथ आक्रमण करेगी तो यहाँ ऐसा महाविनाश होगा जिसे सदियों तक भय के साथ याद किया जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा चंद्रगुप्त या कोई दूसरा चाणक्य यहाँ पैदा नहीं होगा। सेल्यूकस के संभाषण ने सेनानायक के भीतर नया जोश पैदा कर दिया था। उसने तुरंत एक सैनिक टुकड़ी को तैयार किया, जिसे अपने साथ लेकर सेल्यूकस अब गंधार की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह आचार्य के निर्देशानुसार महल के सभागृह में सभी सभासद तथा मंत्री एकत्र होने लगे थे। शशांक, उग्रसेन तथा शंभुनाथ के साथ साथ मणिकेतु भी यहाँ पहले से ही उपस्थित था। थोड़ी देर बाद राजा आम्भी भी यहाँ आ पहुंचा और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। कल रात अमात्य राक्षस से गुप्त भेंट करने के बाद वो बहुत देर से राजमहल लौटा था और फिर रात भर वो सो नहीं पाया था, बल्कि उस योजना के विषय में ही सोचता रहा था जो उसे अमात्य राक्षस ने समझाई थी। लेकिन राजा आम्भी को देखते ही शशांक की मुख मुद्रा बहुत कठोर हो गई थी। उसने धीमे स्वर में उग्रसेन से पूछा, ये यहाँ राजसभा में क्यों चला आया? उग्रसेन ने रोष भरे स्वर में जवाब दिया, स्वयं आचार्य ने इसे आमंत्रित किया है। शशांक झुंझलाते हुए बोला, आचार्य बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और जरा इस कपटी को देखो, अभी तक इसकी आंखें लाल हो रही है। लगता है रात भर मदिरापान करता रहा होगा। इस पर उग्रसेन ने कहा, यह हो सकता है कि कोई नया षड्यंत्र रच रहा हुआ। वैसे भी ये कल रात नगर भ्रमण के लिए गया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अवश्य ही ये अपने किसी गुप्त सहयोगी से मिलने गया होगा, क्योंकि कल रात इसके जाने के बाद मैंने इसके कक्ष की जांच करवाई थी और वहां मुझे एक तीर मिला जो निश्चित ही उस समुद्री लुटेरे ने चलाया होगा जो कल रात महल में घुस आया था। शशांक को ये सुनकर तेज झटका लगा। उसने उग्रसेन से कहा, उसका अर्थ ये हुआ कि उस तीर के माध्यम से राजा आम्भी को कोई गुप्त संदेश दिया गया था। फिर तो हमें इस दुष्ट पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना सचमुच कोई बड़ा अनर्थ कर डालेगा। मैं आज ही गुप्तचर मार्तंड को इसके पीछे लगा देता हूं। उग्रसेन ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, जो तुम मार्तंड से कहना कि इसके बारे में आचार्य को ना बताएं, अन्यथा वे बहुत क्रोधित होंगे। तभी सभागृह में घोषणा हुई, मगध के सम्राट राजसभा में पधार रहे हैं। सभी उपस्थित जन अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने राजसभा में प्रवेश किया, उसके बाद चंद्रगुप्त ने, किंतु वो अकेला नहीं था, हेलेना उसके साथ थी। आज पहली बार मगध की साम्राज्ञी के रूप में उसने मगध की राजसभा में प्रवेश किया था। तो अब क्या निर्णय लिया जाएगा आज की इस राजसभा में, और क्या होगा जब सेल्यूकस गांधार पहुंचेगा? और उधर अमात्य राक्षस ने राजा आम्भी को ऐसी कौन सी योजना बताई? जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ